गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी। आज के अंदर हमारा पॉलिटी के अंदर टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसे हम DPSP बोलते हैं। DPSP संविधान के भाग 4 के अंदर है और इसके अंदर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं। DPSP हमने कहाँ से लिया है? DPSP लिया है हमने आयरलैंड के संविधान से। DPSP का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना DPSP का उद्देश्य होता है। एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो देख लेते हैं। DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। DPSP को न्यायालय लागू नहीं कर सकता क्योंकि इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके बारे में कथन दिए गए हैं DPSP के बारे में, वो देख लेते हैं। DPSP के बारे में KT साय ने कहा है कि DPSP चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। DPSP के बारे में कहा था KT साय ने कि DPSP एक ऐसा चेक है जो इस सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। जी ऑस्टिन ने कहा कि DPSP संविधान की आत्मा है। इसके बाद आ जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने DPSP को कहा कि DPSP भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। फिर आ जाता है नोट। कानून बनाते समय DPSP को ध्यान में रखना चाहिए। DPSP को ध्यान में रख के कानून बनाए जाते हैं नए। अब आ जाते हैं आर्टिकल 36 पर। आर्टिकल 36 के अंदर राज्य की परिभाषा, जिसके अंदर आर्टिकल 12, 36 और 15 शामिल है। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 है DPSP किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं है। ये आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 38 और 39 में लिखा हुआ है कल्याणकारी राज्य। तो देख लेते हैं। आर्टिकल 38(1) के अंदर आ जाता है राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। आर्टिकल 39 में दिया कि राज्य समान कार्य के समान वेतन देगा। और आर्टिकल 39 के अंदर है सभी को समान न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा, विधिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद जाते हैं आर्टिकल 39 के अंदर स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान। समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए स्त्री और पुरुषों को। इसके बाद आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायत का गठन, जो कि गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। इस आर्टिकल 41 में सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा पा सके। आर्टिकल 42 के अंदर कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं। और दूसरा पॉइंट है स्त्रियों को प्रसूति सहायता। आगे जाते हैं आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 में दिया राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। आर्टिकल 43 के अंदर है कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन का भागीदार बनाया जा सके। आर्टिकल 43 के अंदर है राज्य सहकारी समितियों का गठन करे। ये कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 के अंदर। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 के अंदर समान नागरिक संहिता, जो कि फर्स्ट बार गोवा में लगा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बाद आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 के अंदर लिखा है कि 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 46 में SC तथा ST के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास का प्रावधान। SC मतलब शेड्यूल कास्ट और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब कास्ट। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 47 पे। आर्टिकल 47 के अंदर दिया है नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा। आर्टिकल 48 के अंदर है पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। इसके बाद आता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित विदेश निर्देशक तत्व है इसके अंदर। इसके बाद आता जाते हैं अपना मौलिक कर्तव्य पर, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4A के अंदर शामिल है। इसके अंदर आर्टिकल 51 ये है
मौलिक कर्तव्य कहाँ से प्रेरित हैं? रसिया मतलब रूस से। किसकी सिफारिश पर बनाए गए थे मौलिक कर्तव्य? सरदार सरोवर सिंह समिति 1976 में। सिपाही सदर पर 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। उसके बाद 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सिफारिश 8 की गई थी, लेकिन 8 की जगह 10 बनाए गए थे। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंदर था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया जाए। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य, देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान, संविधान का पालन करना। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड में स्वतंत्र सेनानी उनके उपदेशों का सम्मान। थर्ड में आ जाते हैं भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। 4 के अंदर है देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। 5 के अंदर है भारत के राष्ट्रीय भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं को आदर करना। 6 के अंदर दिया है देश की संस्कृति बढ़ाना। 7 के अंदर है जैविक विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण। इसके बाद 8वें कर्तव्य के अंदर आते हैं। 8वें के अंदर वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना। 9 के अंदर सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। मौलिक कर्तव्य 10 के अंदर जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना। और 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 ईयर से लेकर 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रपति में, जो कि अगला टॉपिक है। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 के अंदर है। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में आ जाता है। राष्ट्रपति का प्रथम उद्देश्य है कि वह प्रथम नागरिक होना चाहिए भारत का। इसके अंदर आर्टिकल 52 में देखते हैं, देश में एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 52 के अंदर। और कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? ब्रिटिश के किंग से की जाती है। राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर भी कहा जाता है। एक नोट है जो देख लेते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या कमांडर होगा। थल सेना, वायुसेना और नेवी तीनों के लिए कमांडर होगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 के अंदर कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होगी। राष्ट्रपति स्वयं या मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का बंटवारा। आर्टिकल 54 के अंदर है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसके अंदर आ जाता है लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। आर्टिकल 54 में सेकंड पार्ट है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। थर्ड पॉइंट है 17वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर यूटी के केंद्र के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद नोट है राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के इस सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। वो आर्टिकल 55 आ जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। आर्टिकल 55 के अंदर आर्टिकल 55 में चुनाव होंगे, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का। आर्टिकल 55 के अंदर आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव करवाया जाता है। आर्टिकल 56 के अंदर दिया राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। त्यागपत्र किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 56 घ के अंदर राष्ट्रपति के त्यागपत्र हैं, जो कि उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, भाई राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। आर्टिकल 57 के अंदर लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव कितनी बार भी लड़ सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी बार भी लड़ सकता है। आर्टिकल 58 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने वाले की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। और थर्ड पॉइंट है लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रपति अपना नाम देने के लिए 50 प्रस्ताव लेकर जाने पड़ते हैं और 50 अनुमोदक।
और जमानत राशि होती है 15,000 जो कि RBI में जमा की जाती है। 1997 में प्रस्तावक दस्ते और अनुमति दस्ते और जमानत राशि थी 2500 रुपये। आर्टिकल 59 के अंदर राष्ट्रपति की सेवा शर्तें हैं और वेतन राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए दिया जाता है जो कि भारत की संचित निधि के अंदर से दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर से भारत राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं पर मंथ। आर्टिकल 60 के अंदर लिखा हुआ राष्ट्रपति की शपथ जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। वजह राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है देख लेते हैं, जो कि आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। महाभियोग लगाने का आधार है कि संविधान का अतिक्रमण हो। उसके बाद संसद के अंदर 1/4 भाग सदस्य लोकसभा के और 1/4 सदस्य राज्यसभा के, तब महाभियोग लगाया जाएगा। उसके बाद अगर 2/3 बहुमत लोकसभा के अंदर और 2/3 बहुमत राज्यसभा के अंदर पास होगा तभी राष्ट्रपति को त्यागपत्र मिलेगा, जब हटाया जाएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 62। इसके अंदर दिया हुआ राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति। 6 माह में चुनाव कराना अनिवार्य होता है राष्ट्रपति के पद पर। और राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता। अगर राष्ट्रपति कहीं बाहर जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इसके बाद आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए होंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति हो तो मुख्य न्यायाधीश का कार्यवाहक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालना पड़ता है। आर्टिकल 71 के अंदर है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। आगे चलते हैं। आर्टिकल 72 में दिया हुआ राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियाँ। आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति संसद में अपना मैसेज भेज सकता है। आर्टिकल 87 में दिया हुआ कि राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण दे सकते हैं। तैयार किया जाता है मंत्रिपरिषद द्वारा। राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद। अब आर्टिकल 108 के अंदर राष्ट्रपति द्वारा साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और इसका अध्यक्ष होगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 118 में दिया हुआ है। अब तक विधेयक कितनी बार आया है? 3 बार। पहले आया था दहेज अधिनियम, फिर आया था बैंकिंग, फिर आया था आतंकवादी। संयुक्त बैठक बुलाने पर लोकसभा अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या क्या शक्तियाँ आती हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति शक्तियाँ होती हैं आर्टिकल 23 के अंदर लिखी हुई है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है जब संसद का कोई सदन न चल रहा हो तब। इसके बाद आगे आ जाते हैं। 6 सप्ताह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन मिल जाना चाहिए। अधिकतम 6 माह तक लागू रहता है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 43 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अब आ जाता है आपातकाल। आर्टिकल 352 में दिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल। 1 माह में अप्रूव हो जाता है। अब तक 3 बार लगा हुआ है। 1962 में चीन से युद्ध हुआ था तब लगा था। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब लगा था। और उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। 1975 में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लगाया था। आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया शब्द को। 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे जो 25 जून 1975 को बनाए गए थे। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 356। इसमें राष्ट्रपति शासन दिया हुआ है। 2 माह में अप्रूव हो जाता है ये।
सिफारिश किसकी होती है? राज्यपाल की। किस राज्य में लगाना हो तो राज्यपाल की सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है सीटें? 10 यूपी में, मणिपुर में 10। ये कहाँ पे ज़्यादा लगा? सबसे ज़्यादा 10 बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और 10 बार ही मणिपुर में लगाया गया है। इसके बाद आ जाते हैं वित्तीय आपातकाल। अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया वित्तीय आपातकाल। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था प्रथम राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। और प्रथम पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई थी? जाकिर हुसैन की हुई थी। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? एस राधाकृष्ण है। सबसे ज़्यादा बार अध्यादेश जारी करने वाला राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। प्रथम कार्यवाहक वी गिरी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश CJI जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने M हिदायतुल्लाह। प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने गए थे? M संजीव रेड्डी बने थे। प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 7 जुलाई 1951 में। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।